विदेश आने का मतलब ये नहीं था कि आप यहाँ आके पैसे कमा रहे हो, आपको ना एक तजुर्बा कमाने का मौका मिला है। 2021 के कनाडा में और 25 के कनाडा में क्या फर्क लगता है? कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। जिम्मेदारी ने कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में रखा था कि हाँ, एजुकेशन लोन लेकर आए हो ना तो पे करना है तुम्हें, और कहीं ना कहीं उस चीज ने मुझे बहुत स्ट्रांग कर दिया। शरीर पे ऐसे दाग थे कुछ सालों पहले, तो आप देखते तो बोलते कि यार तुझसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ पे यहाँ की चमड़ी जो थी ना वो पूरी सड़ चुकी थी। पिज्जा स्टोर में इतने बर्तन धोए थे मैंने। यहाँ आने के बाद छठे महीने पे ही मैंने भगवत गीता को शुरू कर दिया सुनना। उस चीज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो जूइश लोगों का मैं हूँ शुक्रगुजार, बहुत सीखने मिला। कल्चर, रिस्पेक्ट, वाइब, सब कुछ उनका बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को एक मौका मिले जूइश लोगों के साथ समय जरूर बिताएं। रतन टाटा जी, ही बिल्ड हिज लाइफ ऑन द बेस ऑफ एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज। वो नहीं है आपके जीवन में तो नहीं चल पाएगा। मैं लोगों के तजुर्बे से सीख सकता हूँ, और मैं खुद ये करता हूँ अपने जीवन में, तो मैं लोगों को भी चाहता हूँ कि यही करें। आप कनाडा 2019 में आए थे? नहीं, 2021 में आया था। 21 में आए थे। कैसी रही थी जर्नी? ओके। सो 2019 से प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। आई वॉज 17 ईयर ओल्ड जब मैंने ये सब शुरू कर दिया था। 12th पास, आई वॉज टू मच क्लियर कि यानी मुझे यहाँ कॉलेज नहीं करनी। मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती एडमिशन दिलवा दिया था गुजरात के कॉलेज में, बट स्टिल आई नेवर विजिटेड दैट। आपको पता था कि आपने कनाडा जाना है बेसिकली? हाँ, डेडिकेटेड था कि यार मुझे तो विदेश जाना है। अच्छा, विदेश जाना है। तो मैं एक्चुअली 12th की एग्जाम खत्म करते ही मैं है ना साइकिल लेकर चले जाता था कि कंसल्टेंट के वहाँ मिलने, बिकॉज आई वॉज अवेयर कि ये लोग है ना जाओगे ना तो आपको एटलीस्ट बेसिक गाइडेंस देंगे। मुझे नहीं पता था आईएलटीएस क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से विदेश जाया जाता है। मुझे तो ऐसा कि टिकट के पैसे ले लो और चले जाओ। फिर पता चला वीजा भी होता है, फिर पासपोर्ट भी होता है, उसको बनवाना पड़ेगा। एंड देन आई स्टार्टेड होल प्रोसेस। दो लोग थे जिन्होंने मुझे ये कह सकते कि ट्रिगर किया कि हाँ हम विदेश जा रहे हैं, और उन्होंने पहले से शुरुआत कर दी थी और मुझे लगा मुझे भी जाना है तो इन लोगों से पूछते हैं। बट दे नेवर शेयर देयर पॉइंट, दे स्ट्रगल वेरी हार्ड। बट आज की तारीख में मैं यहाँ हूँ, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आ पाए। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर मुझे ट्रिगरिंग हुआ था कि हाँ विदेश जाना है। अब 2021 में आने तक की जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही, बिकॉज एवरीवन नोस कोविड ने बहुत हिट कर दिया, और अंडर एज रहकर मुझे विदाउट एनी कॉन्टेक्ट यहाँ आना वॉज वेरी मच कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं रहे थे। एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज, मुझे मेरे एजेंट ने गाइड किया कि मॉन्ट्रियल चले जाओ, क्यूबेक, फ्रेंच, सब कुछ आपका तो सेटल है फ्यूचर। सो कोई सोर्स नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं क्यूबेक मॉन्ट्रियल जाने के लिए तैयार हो गया। तो वहाँ के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें मेरा समय इस तरह से निकल गया कि कोविड भी पास हो गया, एंड 2021 की अप्रैल 23 को मैं कनाडा लैंड हुआ। एंड द लक फैक्टर वाज सो गुड। उस समय जो अप्रैल में फ्लाइट बंद हुई, वो मेरी आखिरी फ्लाइट थी जिसके अंदर मैं बैठा हुआ था, और दुबई पे स्टे था, और उधर वो डिस्कस कर रहे थे इन्हें इंडिया भेजे या कनाडा भेजे। और वो 3 घंटे में हमारा फ्यूचर तय हुआ। एंड मेरे साथ जितने भी थे, और वो आखिरी फ्लाइट कनाडा में लैंड हुई, जब हम निकले तो जॉम्बी की मूवीज वाला एनवायरमेंट, हम ही हैं और कोई नहीं है दूर दूर तक, कि अचानक से कोई भी हमला कर दे तो नोबडी नोज कि कहाँ चले गए इतने लोग। बट अल्टीमेटली कनाडा आने की जर्नी टफ रही, पेरेंट्स को मनाना टफ रहा। पेरेंट्स को बस खाली एक विश्वास था कि ये कभी गलत नहीं करेगा, और उस विश्वास ने मुझे आज यहाँ पहुंचा दिया। शायद आगे भी बढ़ता रहूंगा। वेरी नाइस। कनाडा में आना काफी का ड्रीम होता है, राइट? अभी काफी ड्रीम क्रश हुए जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफी रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए। बिल्कुल। 2021 के कनाडा में और 25 के कनाडा में क्या फर्क लगता है? आप अब हम 2025 में हैं, दैट्स लाइक 3 to 4 ईयर गैप। क्या डिफरेंस लगता है उस कनाडा में और इस कनाडा में? आई वुड लाइक टू प्रेजेंट डिफरेंस एज वेल एज, फिर मैं एक कॉमन ग्राउंड भी शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज लोग उसे मिस कर रहे हैं। सो डिफरेंस डेफिनेटली, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले लेबर के लिए आपको ऐसे लोग बुलाते थे, आ जाओ काम करके चले जाओ, आपको हम डॉलर्स दे देंगे, और खर्चे भी इतने नहीं होते थे, आप सेविंग कर लेते थे। प्लस आपको 40 घंटे काम करने की भी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। आप ऑनलाइन कॉलेज अटेंड कर सकते हो और काम कर सकते हो। तो आप यानी सभी दिशाओं में हाथ फैला के कमाए जा रहे हो। फाइनेंशियली एवरीवन कैन स्टे स्टेबल। सेकेंडली, अकोमोडेशन की दिक्कत नहीं होती थी। मैंने कॉल किया, मेरे एक फ्रेंड टोरंटो में, तो उसको मैंने बोल दिया कि मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, घर दिला देना। मैंने इस तरह से 8-9 लोगों की हेल्प की, तो उस समय ये चीज़ें होती थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो नॉलेज ग्रैब करने के लिए, इवेंट्स या फिर एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से ऑप्शंस थे, और भीड़ भाड़ इतनी नहीं थी।
जो कि अब टोटली ऑपोजिट हो चुका है। भीड़ भाड़ इतनी हो चुकी है कि आपको जो $10 की टिकट मिलती थी पर्टिकुलर शो की, अब वो उसके लिए आप 20-25 दे रहे। लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कल्चरल इवेंट्स। सेकेंडली जॉब मार्केट तो माय गॉड, इंडिया में तो टफ था ही, यहाँ पर आके भी लोगों के लिए टफ हो चुका है। डेफिनेटली स्किल सब लोग मांग रहे कि अब आप स्किल दिखाइए, एक्सपीरियंस दिखाइए तो आप जॉब मार्केट क्रैक कर पाएंगे, जो आपकी पर्सनल स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, घर नहीं मिल रहा लोगों को। अगर आपको एग्जांपल बताओ कि ब्रैम्पटन में ही ऐसा है, स्कार्बरो में मैंने सुना कि एक पर्टिकुलर घर किसी ने, ओनर ने खरीद लिया, बेसमेंट में स्पेस दे दी, उसमें एक रूम में 3 लोग शेयरिंग में रह रहे हैं एंड सिंगल पर्सन से $300-400 लिया जा रहा है। और इतनी कीमत नहीं है जो हम 2-3 साल पहले देते थे। हम 2-3 साल पहले $500 में प्राइवेट स्पेस लेते थे, और वो भी हमें ज़्यादा लगता था कि प्राइवेट स्पेस लेके क्या करेंगे। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 1.5-2 साल $250 मॉन्ट्रियल में रेंट पे करके गुजारा है। सो दिस वॉज माई स्टोरी बैक इन 2021-22, इवन अप टू 23, बट 24-25 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिडिल ग्राउंड, जो जिस पे लोगों को काम करना चाहिए, जो मेरी पर्सनल जर्नी से मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि यार विदेश आने का मतलब ये नहीं था कि आप यहाँ आके पैसे कमा रहे हो। आपको ना एक तजुर्बा कमाने का मौका मिला है। आप तजुर्बे के नाम पे एक लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हो। आप अपने परिवार से जो स्पून फीडिंग की जो हैबिट थी वो छोड़ सकते हो। अगर आपके अंदर हमेशा से था कि यार मुझे मेरे परिवार से अलग जाके कुछ बड़ा करना है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, तो आपके पास वो मौका है, आप वो कर सकते हो। प्लस मैंने पर्टिकुलरली चेक किया कि एक जैन जी के अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप हुई, और मैं देखता हूँ कि अब है ना मंदिर में मुझे ज़्यादा मेरी उम्र के लोग मिलते हैं कंपैरेटिवली दैन बुजुर्ग लोग। तो ये सारी मिडिल ग्राउंड्स है। तो लोगों ने पॉजिटिव फैक्टर्स पे फोकस किया, बट वो परसेंटेज बहुत कम है, एंड मैं चाहता हूँ कि लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि ये जो नेगेटिविटी है ना कनाडा में बहुत ज़्यादा है, बहुत रूटेड है। आप 10 लोगों को मिलेंगे तो एक ही इंसान बोलेगा हाँ बस सब बढ़िया चल रहा है, बाकी सब बोलेंगे यार ये हो गया वो हो गया, जॉब में लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया। सो दिस इज द सब कुछ नेगेटिव है। एग्जैक्टली। स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल से भरी रही। मोस्टली आपने पहले मुझे बताया था, पहले हमारी बात हुई थी इस बारे में, पर स्टूडेंट लाइफ मॉन्ट्रियल में कैसी रही बेसिकली? फन। सो लाइक टेक्निकली ऐसे तो देखा जाए तो नहीं थी फन, बट क्या करूँ, मेरी आदत ही है, मैं बुराई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, 3 दिन ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे 1 साल तक, फिर उसके बाद इन पर्सन जाना शुरू हुआ। और वो जो 1 साल थे उसमें मैंने स्टडी किया, डेफिनेटली बहुत एथिकली। आई वॉज वन ऑफ द स्कॉलर्स इन माई बैच, एंड ऑनलाइन में सीखा किस तरह से आप बिना किसी के सामने रहे भी सीख सकते हो, वो चीज़ें मैंने पाई। इस चीज़ ने मुझे यूट्यूब और बाकी सब प्लेटफॉर्म से सीखने के लिए प्रेरित किया, और मैंने वहाँ से भी सीखा। स्टूडेंट लाइफ मॉन्ट्रियल की फ़न इस वजह से रही, प्लस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि आप क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स से आप काम कर सकते हैं, अच्छे खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो आई वॉज डूइंग मल्टीटास्किंग पार्ट as well as I was making YouTube videos. I was exploring country, and exploring Montreal in Canada means that you explored a good amount of Canada itself. क्योंकि मॉन्ट्रियल एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आप बहुत ही जश्न है बहारा वाली फीलिंग ला सकते हैं कि हर एक दिन आपके लिए जश्न है, और आप 365 दिन कुछ अलग पाएंगे मॉन्ट्रियल में। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फन। बट अगर मैं पर्टिकुलर एक जॉब पर्सपेक्टिव लूँ अदर देन स्टूडेंट लाइफ का जो स्टडी वाला पार्ट है, सो जॉब बहुत टफ रही है। जॉब जर्नी इतनी टफ रही है कि यानी शायद मुझे नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मेरे परिवार वाले सुनेंगे ना, सो दे विल बी हर्टेड अ लॉट कि यानी तूने ये क्यों किया, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, हमने इसके लिए नहीं भेजा था। लेकिन जिम्मेदारी ने कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में रखा था कि हाँ एजुकेशन लोन लेकर आए हो ना तो पे करना है तुम्हें, और कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रांग कर दिया। शरीर पे ऐसे दाग थे कुछ सालों पहले तो कि आप देखते तो बोलते कि यार तुझसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ पे यहाँ की चमड़ी जो थी ना वो पूरी सड़ चुकी थी। पिज़्ज़ा स्टोर में इतने बर्तन धोए थे मैंने वो भी हाथ से घिस घिस के। और मॉन्ट्रियल में -40 जाना भी एक लाइक वंस इन अ वाइल्ड वाली सिचुएशन होती थी, जो आपको टॉलरेट करना ही है, और उसमें भी आपको जॉब और कॉलेज जाना ही है। सो इट्स लाइक अ प्रॉज एंड कॉन्स, पता नहीं चल रहा क्या फोकस करूं, लेकिन अच्छाई पे फोकस करने से हमेशा हैप्पीनेस मिली है। लेकिन अगेन आई जस्ट ऐड अप या श्योर, वो प्रोसेस थी
अगर उससे ना निकलते तो शायद काफी चीजें लाइफ में नहीं सीखते। नहीं कर पाता मैं कह रहा हूँ ना, मैं स्पून फीडिंग वाला बच्चा था। यानी इसमें मेरे पेरेंट्स की बिल्कुल गलती नहीं थी, इसमें ना ही मेरे परिवार की गलती थी, इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन की आदत हो गई थी। लेकिन जब मैं वहां से निकला ना, बहुत आंसू गिरे। मैं उस समय नहीं रोया जब मैं वहां से निकला, यहाँ आके रियलाइज हुआ कि मैं ये किस जगह पे आ गया हूँ। और सपना देखा था, पूरा करना है, पता है कि वहां जाके ही होगा, लेकिन वहां जाने में इतना पेन है, और वो पेन कैसे देख पाऊंगा मैं। लेकिन अच्छे लोगों ने मुझे सिखाया, अच्छी संगत मिली, और उन सभी से मुझे पता चला कि हाँ, उधर तक पहुंचना पॉसिबल है। और वो हीरे को निखारा है लोगों ने, लकीली अच्छे लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि कर, ये तू कर लेगा, वीडियोस बना, तू ये जॉब कर, 6 दिन काम करना पड़ जाए तो काम कर, अगर तुझे मिल रहा है तो इन सभी चीज़ों ने मुझे निखारा, और माँ बाप ने मुझे अच्छे से ग्रो अप किया है। तो शायद मुझे अंदर ही अंदर से वो चीज़ें थी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ आने के बाद 6ठे महीने पे ही मैंने भगवत गीता को शुरू कर दिया सुनना, एंड उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। ऐसे कोई 5 लेसन्स जो आपने भगवत गीता से सीखे हैं? भगवत गीता से जब आपने पढ़ना शुरू किया गीता को, सो श्रीमद् भागवत गीता से आपने क्या ऐसी 5 चीजें सीखी जिससे आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अपलिफ्ट हुई, या जो आप शेयर करना चाहते हो पॉडकास्ट में? ओके, आई एम नॉट श्योर मैं 5 पॉइंट कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन स्टिल मैं पॉइंट करना चाहूँगा जो मैंने सीखा, और वो भगवत गीता से सीखा। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने 2021 में सीखा वो सैक्रिफाइस था। सैक्रिफाइस, वो भी पर्सनली लाइफ में ऐसी एक इंसिडेंट हो गया जब मुझे वो करना पड़ गया, और मुझे ऐसा था ईदर येस और नो, डू और डाई। तब मैंने सोचा ओके, सैक्रिफाइस करना जरूरी है। अगर आप कहे तो मैं स्टोरी बता सकता हूँ, बट वो फिर और लंबा हो जाएगा। बताओ, बिल्कुल। सो द थिंग वॉज दैट कि यानी ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने इतना सब लगा के मुझे यहाँ भेजा, बट उसके बाद कहीं ना कहीं सगे भाई की शादी थी, और मुझे ना अंदर ही अंदर से था कि यार मैं अपने भाई की शादी में इस तरह से ये करूँगा, एंट्री करूँगा, ये वो। बट सडनली कॉलेज ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि नाउ इन ऑर्डर टू स्टे इन कैनेडा, आई नीड टू स्टे इन कैनेडा एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, वरना अगर मैं बाहर गया, अगर वो शादी अटेंड की, तो मैं शायद इंडिया से दोबारा नहीं आ पाऊंगा कैनेडा। तो जो 20 लाख 25 लाख लगे वो पूरे वेस्ट हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा लगा के आना पड़ेगा मुझे। मैं सोचा कि चलो स्किप करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट मैं अपने भाई की मैरिज में थोड़ा अगर हेल्प हो सके तो कर दूँ, या फिर और जो टास्क है उस पर फोकस कर लूँ। बहुत रोया मैं वीडियो कॉल्स पे, लेकिन मेरे भाई की मैरिज मैंने अटेंड की। मेरे घर वाले बहुत रोए, लेकिन सभी ने मुझे स्ट्रांग बना दिया। फर्स्ट ईयर सैक्रिफाइस आई लर्न। सेकेंड ईयर एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद की नियति भंग होना, वो बहुत फील हुआ मुझे उस समय, क्योंकि दोस्त बने, अब दोस्तों से एक बॉन्ड बन गया, परिवार हो गए वो मेरे। और फिर ऐसा था कि अब तो ये परिवार हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन क्या करे कि सभी की पीआर इमिग्रेशन की पाथवे की वजह से उन्हें जाना पड़ा। और जो दोस्त रहे उनसे हमेशा सही समय पे वो मैं फल नहीं मिला जो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था। मेरी गलती थी, उन्होंने नहीं कहा था। सो एक्सपेक्टेशन सीखने मिला, सेकंड थिंग। फिर थर्ड थिंग, मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। और ये जब सोचा तब मेरे फॉलोअर्स की बूस्ट हुई, मैं 1000 नंबर पे पहुंचा, वही 2023 में, समवेयर अराउंड इन फरवरी मार्च। और तब मैंने फल की चिंता छोड़ दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय मुझे याद आया कि वैल्यू डिलीवर नहीं करूँगा तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम रीच नहीं मिलेगी, यूट्यूब रीच नहीं मिलेगी, जो मैं 2019 से कर रहा था। सो फल की चिंता छोड़ दी। फिर फोर्थ थिंग अगर मैं कहूँ कि अब ये भगवत गीता में एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, आई डोंट नो किस तरह से, बट मैंने ये सीखा कि हर एक खराब चीज के पीछे एक अच्छाई छुपी हुई है। अगर भगवान ने आपसे कुछ छीन लिया है, इसका मतलब बदले में आपको उसके रिप्लेसमेंट में 10 गुना ज्यादा अच्छा दिया है। सो आई वॉज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग बिहाइंड इन माई वर्क परमिट थिंग। और वो सिर्फ मैं ही था मेरी बैच में, पूरी बैच में सभी को 3 साल की वर्क परमिट आ गई एज पर लॉ। बट एज पर लॉ आई डिडंट गॉट 3 year ऑफ वर्क परमिट, आई गॉट 1 year ऑफ वर्क परमिट। और द सिचुएशन वॉज, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा था कि यू मे गेट 3 year ऑफ वर्क परमिट, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट 3 year ऑफ वर्क परमिट। सो उस वजह से ऐसा हुआ। मैंने बहुत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को रीच आउट किया, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, और इस तरह से ईमेल्स पे बातें रही। मैंने अपनी रिकंसिडरेशन फाइलिंग एंड सब कुछ किया। और इस समय के दौरान मुझे पता चल गया कि 1 साल है, इधर डू और गो बैक।
तो मैंने सोचा अब चलो जॉब्स ढूंढो, हैलिफैक्स मूव हो गया मैं, और राइट अवे मैंने जॉब्स ढूंढना चालू किया। आई टोल्ड यू कि मैं एक वीक भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहा, तो मैं बस पीआर वाली जॉब्स ढूंढ रहा था। एक जॉब मुझे मिली जहाँ पर मैं बहुत अच्छे से लग चुका था, एंड 2 महीने 10 दिन के बाद ही मुझे उन्होंने बताया कि यार वी डोंट वांट यू एनी मोर, यू आर टर्मिनेटेड। There was no clear reason. They said your scorecard is good, your performance is good, your skill set is good, but पता नहीं क्या था, उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। अब मेरे पास तो 6 महीने बचे वर्क परमिट के, पीआर का कोई रास्ता नहीं है, और अगर घर ऐसे ही चला गया था तो यानी माँ बाप की उम्मीदें मैं तोड़ दूंगा। और उस समय मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ईमेल आया कि देयर इज नो अदर वे फॉर यू टू गो अहेड, सो बेटर यू कंसिडर वट एवर टाइम यू हैव, उसे एंजॉय करो। तो मैंने सोचा ओके ऊबर में चालू कर देते, अब टर्मिनेशन हो गया तो मैंने सोचा कि पैसे तो आने चाहिए। सो आई डिड वर्क बिहाइंड ऊबर, और 1 महीने तक मैंने ये सब चीज़ें की। लेकिन इसी समय दौरान मुझे एक जगह पे से रिप्लाई आया जहाँ पर जल्दी जॉब लग नहीं पाती, लक फैक्टर वाली जॉब रहती है वहाँ पर। ऐसे तो एंट्री लेवल जॉब है, लेकिन पीआर के लिए वो सही थी, एंड दैट्स वेयर आई एम करेंटली वर्किंग। एंड वहाँ पर मेरी जॉब लगी। अब डे 1 पे मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वी आर फिल्ड आउट विद आवर हायरिंग प्रोसेस। 20 कैंडिडेट को वो हायर करे थे उस समय, और उन्होंने बोला कि 20वां पहले ही आ गया क्योंकि आपने एक फॉर्म साइन नहीं करे थे, और मैंने ऑलरेडी कर दिया था उनके उसमें पोर्टल में नहीं दिख रहा था, वो उनकी गलती की वजह से। उन्होंने बोला कि यू नीड टू गो बैक होम। मैंने बोला कि यार क्या कर रहे हो, मेरा पीआर का लटक जाएगा। फिर ये और नेगेटिव फेज आ गया, और नेगेटिव आ रहा था। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब मैं टूट चुका था, बट स्टिल मेरे मन में ये चीज़ थी, भगवत गीता की थी, कि अगर भगवान ने छीना है तो बदले में कुछ देंगे। तो उस चीज़ ने इस तरह से हिट किया कि अगले 10 दिन में मेरे पास 3 साल की वर्क परमिट आ गई। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिसने कहा था कि नहीं हो पाएगा, उसको मैंने रिस्पॉन्स दिया, लाइक इन अ जेन्युइन वे, नॉट कि यानी आपने ऐसा कहा था और देखो हो गया, इस तरह से नहीं, लाइक जेन्युइन वे में। तो उन्होंने कहा कि दिस इज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन केस, सो इफ़ यू गॉट इट मेक श्योर यू मेक इट। तो वो कॉन्फिडेंस ने मुझे और बूस्टअप कर दिया, और ऐसे सोशल मीडिया की परछाई ने मुझे एक इज्जत दे दी थी उस शहर में, और तब जाके मैंने ये चौथा लेसन सीखा था। और 5वां लेसन ये कि किसी से ही मोह मत रखो। मोह रख के आपको ना लोगों से सिर्फ अफसोस ही मिलना है, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे मोह रखोगे तो। डिस्ट्रैक्शन है वो। ये 5 कहानियां हैं। मुझे पता नहीं था मैं इसे काउंट आउट कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन सारी चीजें आती गई जिस तरह से सवाल आगे बढ़ता रहा। लाइफ में जो आप सीखते हो वो एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, और वही आपको आगे कुछ करने के लिए प्रेरित हेल्प करते हैं, प्रिपेयर करते हैं आपको। राइट। क्योंकि आप ये समझ जाते हो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप पहले ये देख चुके हो। राइट। अगर पहली बार देख रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार नहीं नहीं गलत हो रहा है मेरे साथ। और अर्ली एज पे देख लेते हैं ना कई बार, तो शायद आप टूट टूट के बढ़ जाते हैं, और वो एक होता है ना कि ईंट पे ईंट रख के अब बन रहा है पहाड़, तो ये चीजें रहती है। आप लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, आपको ये पता लगता है कि लाइफ इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर सीइंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स वे बियॉन्ड दैट। जो आपको नहीं दिख रहा वो भी आगे है। ट्रू, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको 5 साल बाद सक्सेस मिल जाने वाली है, या फिर आप किसी जेल में कैद हो जाओगे, या फिर लाइक आप एक जेल के अंदर जाके बंद हो जाओगे, तो आप शायद वो काम नहीं करोगे जो आज आप करने के लिए डेडिकेटेड हो। तो अगर आपको पता है कि लाइफ में कल क्या होने वाला है, तो आप वो काम नहीं करोगे जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। बिल्कुल। इसीलिए कल प्रेडिक्ट करने में भलाई नहीं है, आज में मेहनत करने में भलाई है। ये कहना लिटरली बहुत लोग कहते हैं, बट ये कहते वक्त उसे फील करना इज समथिंग आई एम डूइंग, एंड आई मीन सेइंग माय वर्ड कि आज पे फोकस करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और इस चीज ने मुझे किया है प्रेरित, बहुत प्रेरित किया है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में काफी लोग आना चाह रहे हैं। यू हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट। या सो कैसा रहा एक्सपीरियंस, या फिर जो लोग आना चाह रहे हैं दे आर बिहाइंड, आई वुड बी वेरी फ्रैंक, दे आर बिहाइंड नंबर्स। राइट। कि मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स हैं, 50,000 हैं, 1 लाख हैं। व्हाट इज योर टेक? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी क्या है, कैसे उसको परस्यू करना चाहिए, हाउ टू गो अलोंग? So I would say कि start with what you like. If you like
watching funny video, it doesn't mean that you like making funny videos. So first of all, filter out what you like. Secondly, definitely number is just एक भ्रम है कि आप एक भ्रम में फंस चुके हो, और वो नंबर का भ्रम छूट गया ना, तब आप एक्चुअली में कंटेंट डिलीवर कर रहे हो. सो ये जब तक मैं इसमें स्टक था, जैसा कि मैंने कहा, 1000 नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं रीच आउट कर पाया था. जिस दिन मैंने सोचा कि यार मेरे कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए, एंड ये सब भी मैंने बड़े बड़े क्रिएटर्स से सीखा, तब से मेरे एक फॉलोअर की बूस्ट हुई. और वो इस तरह से हुई कि 1-2 वीक तो मुझे याद है कि हफ्ते में मेरे 5000 फॉलोअर बढ़े. तो ऐसे ही वीक्स मैंने देख रखे हैं. तो यानी वो सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग रहती है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रहती है. जर्नी इज़ ब्यूटीफुल व्हेन यू लव एंजॉइंग व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग. तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जो आना चाहता है उनके लिए यही है कि यार, ये बहुत लोग कहते हैं, एंड डेफिनेटली नंबर इज़ जस्ट अ गेम. स्टे कंसिस्टेंट रहना बिल्कुल ईजी नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपको रोज़ के अगर कोई उस चीज़ के लिए पैसे दे रहे तो आप वो काम करोगे, पैसे नहीं मिल रहे तो आप वो काम नहीं कर रहे हो. सो जस्ट रिवॉर्ड योर सेल्फ. ये चीज़ें मुझे मेरे आसपास के लोगों ने सिखाई, एज वेल एज वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर, जिससे बात करते वक्त इनिशियल डेज में जब मैं 500-100 पे था, तब उसने मुझे सिखाई कि यार खुद को रिवॉर्ड तब दे जब तू एक मार्क रीच कर पाए. तो तब जाके टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी ले, दैट इज़ काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर यू, क्योंकि 200-300 रुपए की है वो कॉफ़ी. तो ऐसे ऐसे करके खुद को रिवॉर्ड करो. और इनिशियली लाइक कनाडा आने के बाद ना सभी का ये रहता है कि यार आईफोन लेंगे. मैंने आईफोन नहीं लिया, मैंने ना गोप्रो लिया, बिकॉज आई वॉज डेडिकेटेड बिहाइंड इट. मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. मुझे पता है कि यानी गोप्रो से रिकॉर्ड करके अपने सैमसंग के फ़ोन में जो मैं इंडिया से लेकर आया था उसमें एडिट हो जाएगा, एंड लैपटॉप से पोस्ट हो जाएगा, जो कॉलेज ने मुझे स्टडी पर्पज़ के लिए दे रखा था. सो दिस इज़ हाउ आई इनिशिएटेड, एंड अल्टीमेटली इट एंडेड अप हियर. आज आपसे बात हो रही है. जर्नी इज ब्यूटीफुल अगेन, पर आप डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हो इस जर्नी में. ट्रू, एंड दैट्स वेयर आपका इंटरनल ह्यूमन बीइंग बाहर आता है. अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो, इसका मतलब कि आप या तो एंगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक में है, या फिर डिप्रेशन आपके पार्ट ऑफ लाइफ में है, या फिर आपकी संगत ही इतनी ख़राब है कि अगर आप नेगेटिव हो तो आपके आसपास के लोग आपको ये नहीं बोल रहे कि कुछ नहीं भाई कल हो जाएगा, या फिर लगे रहे तू कर लेगा. अगर ये चीज़ें नहीं है ना, देन डिप्रेशन वाला फैक्टर है. अन्यथा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो हर एक ने देखना है. जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी मैं एक सैचुरेटेड पॉइंट पे हूँ जहाँ पर मैं नहीं देख रहा हूँ कि मेरी ग्रोथ हो रही है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, और लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं. उनकी तारीफें मुझे उम्मीद दे रही है. मेरे पुराने वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, मुझे व्यूज़ दिख रहे हैं कि अभी भी एक वीडियो है जो मिलियन टच होने वाला है. सो मुझे वो दिख रहा है, वो भले 1 साल पहले मैंने पोस्ट किया था. सो इफ़ दैट इज़ देयर, इट्स योर अचीवमेंट. नंबर इज़ डेफिनेटली नॉट योर अचीवमेंट. उसके अलावा जब लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं ना दिल से, उनकी ज़िंदगी में आपने कुछ बदलाव लाया है, उनको आपने हंसाया है, या फिर आपने उनको महसूस कराया कुछ, वो आपकी काबिलियत है, आपकी सक्सेस है. और डेफिनेटली देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एनीवेयर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो बदलती रहेगी हमेशा. एक नंबर्स के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक प्राप्ति के बाद. इसलिए उस चीज़ पे मैंने फोकस नहीं किया. बट यस, फोकस ऑन वर्क इंस्टेड ऑफ रिजल्ट. आपने एक स्टोरी मेरे साथ थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश की थी. स्टार्ट हुआ था और मैंने कहा था कि पॉडकास्ट पे शेयर करेंगे हम लोग. ओके, मुझे याद नहीं आ रहा. इट वाज अबाउट अ ज्यूइश फैमिली. ओह राइट, हाँ. व्हाट वाज द स्टोरी? ओके, वेल देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज. आई डोंट नो उस समय मैंने किस पॉइंट पे कहा था. वी वुड लव टू शेयर. डेफिनेटली. सो यानी अच्छा, हाँ, हिटलर वाला टॉपिक था हमारा, हम डिस्कस कर रहे थे. सो एक पर्सन थे बहुत ही बुजुर्ग, एंड उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि वो हिटलर के जो वो गैस चैम्बर्स थे वहाँ तक पहुँच चुके थे. लाइक अंदर नहीं गए थे, बट उस एरिया में थे. उन्होंने देखा था कि मौत मेरे करीब है, एंड वो स्टिल उस दिन मेरे सामने थे, और उन्होंने बताया कि भले ही मौत आपके करीब हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका अंत है. चीज़ें भले ही उनके डेडिकेशन, उनका विश्वास था, या फिर उनका मेहनत था, या उनकी लड़ाई थी, वो जीत कर बाहर आए. अब ये हुआ कब था? जब मैं स्टूडेंट था, लाइफ का एक ऐसा पॉइंट आया था कि मैं अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पा रहा हूँ. अच्छा, तो मेरा इंडिया जाने का प्लान 2 बार कैंसिल हो चुका था. एक बार तो टिकट भी करा दिया, एंड बहुत अच्छे से सब प्लान था, फिर लॉस हुआ कि नहीं जा पाया. $400 का वो लॉस हुआ, प्लस यहीं रहना पड़ गया. और जब आप अपने माँ बाप से प्लान कर चुके हो मिलने का,
और फिर नहीं मिलते हो तो बहुत दुख होता है। तो वही सीन था एंड बहुत टूट चुका था। इमिग्रेशन बहुत ख़राब हो गया था मेरी ज़िंदगी में। बहुत कम लोगों की इमिग्रेशन स्टोरी ख़राब रहती है मेरी हो गई थी। और फिर जाके मैं एक दिन बस पिज़्ज़ा स्टोर पे काम कर रहा था, कस्टमर से डील करते करते पता नहीं कुछ सोचे जा रहा था, अचानक से ही वहाँ पर एक वर्कर थे, यानी पास में काम करते हैं वो, काइंड ऑफ उनसे मुझे मदरली वाइब आती थी। और उन्होंने बोला कि ऐसे हाथ रखते हुए, कुछ नहीं हो जाएगा, द सेम वे माई मॉम यूज्ड टू से। मेरे आंसू फूट फूट के बाहर आ गए। और फिर उन्होंने बोला क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहते। मैंने बोला नहीं आपकी गलती नहीं है, वो अचानक से मुझे चुप कराने आया। उस समय यानी स्टाफ के जितने भी लोग थे आसपास में, क्योंकि वो एक जगह थी एक शॉपिंग मॉल के अंदर, और मैं सबसे हैप्पी पर्सन, और मुझे रोते हुए देख रहे थे लोग। तो मुझे मेरे ओनर ने बोला टेक योर ब्रेक, डू समथिंग, जस्ट रिलैक्स, और इफ यू वांट टू टेक अ डे ऑफ। मैंने बोला नहीं, आई जस्ट नीड टू ब्लास्ट माई सेल्फ। तब वो एंड में वो ज्यूइश बंदे ने, जो हो गए 90 या फिर 80 की एज के, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है एंड देयर इज ऑलवेज अ कम बैक, यू नीड टू नो व्हाट्स योर कम बैक एंड लड़ ले, तू कर लेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, उन्हें मेरी आधी कहानियाँ बता थी। और उन्होंने बोला कि फ्रॉम यू आई गेट दिस वाइब दैट यू आर मेड टू डू समथिंग, और अगर तुम्हें बनाया है इसलिए तो कर लो। और फिर उस बात के बाद मेरे आंसू नहीं निकले, और उस इंसान ने मुझे बहुत सिखाया। नाउ आई वॉज वर्किंग विद दिस जूइश पीपल फॉर 2 years एंड जूइश पीपल की एक खासियत है, उनको ना लड़ना आ गया है, वो आपको सिखा देंगे, वो आपको ना गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, और अगर आप ले रहे हो जिद में तो आपको समझाएंगे भी कि आप गलत डिसीजन मत लो, ये गलत है। और फाइनेंशियली भी है, इमोशनली भी है, और किस तरह से लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट करेगा वो उन्होंने सिखाया। मैं अगर मेरे स्टोर के ऑनर को पूछूं कि यानी कितने पैसे में आपने इनिशिएट किया और किस तरह से, वो पूरा मुझे पूरा कैलकुलेशन बता देगा। ही हैव नो जेलसी फीलिंग कि यार तू कर लेगा तो मेरा तो कंपटीशन आ जाएगा, उसका ऐसा नहीं था। इवन एट द एंड इमिग्रेशन की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, वरना उसने मुझे कहा था कि, क्योंकि मैंने उसे बहुत आइडिया प्रेजेंट किए थे, मैं गुजरात से हूँ तो बिजनेस के कुछ आइडिया प्रेजेंट किए थे, तो उसने बोला कि लेट्स डू ऑन परसेंटेज बेसिस प्लस यू कैन स्टे ऑन सैलरी बेसिस। बट नहीं हो पाया, वरना वो इंसान मुझे आगे बढ़ाना चाहता था। तो जूइश लोगों का मैं हूँ शुक्रगुजार, बहुत सीखने मिला। कल्चर, रिस्पेक्ट, वाइब, सब कुछ उनका बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को एक मौका मिले जूइश लोगों के साथ समय जरूर बिताएं, वो खराब नहीं रहते अनटिल अनलेस आपने कुछ खराब काम किया हो। फिर तो कोई भी इंसान आपके लिए खराब होगा अरे अगर आप हाँ, खराब फिर हो तो तो। फिर तो एग्जैक्टली फिर आप में कमी है। एग्जैक्टली फिर तो आप में कमी है, फिर तो कोई भी इंसान आपके लिए खराब होगा, लाइक दैट्स ट्रू। Just I want to highlight Jewish people because they were pushing me instead of just sharing regular stories जो हमारे लोग से मिलते हुए मिलेगा या फिर कैनेडियन से मिलते हुए हमें पता चलेगा। Jewish people just push you to earn। ये पर्सपेक्टिव अबाउट ज्यूइश पीपल ये काफी अलग था सुनने में। आई हैव नेवर हर्ड मच ऑफ ज्यूइश स्टोरीज एंड ऑल दैट। ओके, बहुत कम सुनी है मैंने। अच्छा एक और पॉइंट है फिर तो, लाइक दिस इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एक जूइश इंसान जूइश से ही प्रोडक्ट लेगा बिकॉज दे आर मच मोर इन टू कल्चर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इवन इफ दे आर नॉट दैट मच कल्चरल, वो चाहेगा कि एक जूइश का ही बिजनेस बढ़े। एक जूइश इंसान के बिजनेस में बहुत महंगाई रहती है। अगर मैं पिज़्ज़ा $5 में कहीं से ले रहा हूँ वो $7 में देगा, लेकिन जूइश इंसान वो $5 का नहीं लेगा, वो $7 का ही लेगा, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहेगा। ये जूइश की खासियत है। और प्लस अगर मैं एक जूइश के वहाँ काम कर रहा हूँ, मैं उसको धोखा देके दूसरे जूइश के वहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर का ब्रदरहुड इतना है। जूइश लोगों की ये खासियत है, और ये एक इंसानियत की खासियत है। प्लस और अगर कहूँ तो उनके घर के लोग भी, जैसे इंडिया में नहीं होता था कि अगर किसी का दोस्त आया घर पे तो परिवार उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। मैं तो वहाँ पर जस्ट एक एम्प्लॉय था, तो भी मुझे उनका परिवार यानी कुकीज़ ले आया अपने हाथों से बनाया हुआ, उसकी मम्मी लेकर आ रही है, खिला रही है, बोले कि खा बेटा, और ये सब बहुत अच्छे से केयर करते। तो केयर फैक्टर उनके अंदर बहुत अच्छा था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उनके अंदर जो वीमेंस होते हैं वो मैंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक देयर इज समथिंग इन देयर कल्चर और नॉट, बट आफ्टर देयर मैरिज वो अपने सर को गंजा करा देते हैं एंड दे वेयर विग, और फिर वो समाज में अपने परिवार के साथ घूम रहे होते हैं। शायद इट्स अ साइन ऑफ मैरिड विमेन, ऐसा हो सकता है।
बट या ये भी जूइश पीपल की मुझे पता चली. सो women they go bold. यस, एंड विग पहरी होती है उन्होंने. आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं. मैंने तो लाइव हजारों एग्जाम्पल देख लिए. और अगर वो नॉन मैरिड है तो उनके बाल होंगे. और उसके अलावा दे आर सो मच इनटू They कल्चर. go bald, I mean, like, हाँ, they cut their hair. यस. और फिर ऊपर से कैप भी पहनी होती है. वन मोर थिंग, हाँ, तो जैसे मैं किचन में काम कर रहा हूँ, राइट. सो मैं उधर जाके गैस नहीं स्टार्ट कर सकता. Okay. एक जूइश राबाई दे कॉल दैट पर्सन जो आके स्टार्ट करेगा. नाउ दैट पर्सन कुड बी एनी जूइश. वही आके वो स्टार्ट कर सकता है बिकॉज देयर इज सम कल्चरल थिंग दे बिलीव. और भले फिर उसके आने में लेट क्यों ना हो गया, स्टोर 11 बजे खुलने वाली हो, वो आता है 12 बजे क्यों नहीं हो, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता. मैं कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकता. मैं कोई गैस स्टोव ऑन नहीं कर सकता भले कस्टमर बाहर वेट कर रहा हो. सो दे आर दैट मच फोकस्ड बिहाइंड देयर कल्चर. This is very unique. बहुत अलग बात. That's power of Israel. I still, so I read this book, 21 Lesson of 21st Century. उसके अंदर जूशो का मेंशन है, and it shows their fighting spirit. So one should read it. That's nice. Actually, I think Jewish लोगों ने काफी सहा है सहा. और उससे काफी कुछ सीख लिया है Right. कि सबसे ज्यादा जरूरी अपना कल्चर है, अपने लोग हैं. एट लास्ट वही लोग काम आएंगे और कोई बिल्कुल. काम नहीं आएगा. उन्होंने बहुत सीखा है और इजराइल की वजह से ये कल्चर एक्सपांड हुआ है. अपनापन किसे कहते हैं वो उन्होंने बताया है. प्लस दिमाग, कम से कम सोर्सेस में किस तरह से दिमाग लगा के आप ज़्यादा प्रगति उन्नति कर सकते हैं, वो जूश लोगों ने दुनिया को सिखाया है. लाइक डेफिनेटली इंडियंस आर शाइनिंग एवरीवेयर. उसमें कोई सेम थिंग एक्चुअली. एग्जैक्टली. हम अपने एथिक्स मोरल्स पे काम करते तभी हम प्रगति कर रहे हैं. बिल्कुल. अगर हम ऐसे कि यानी खा के निचोड़ के और फिर प्रगति ले तो वो हमारा एंड है. तो जिस इंडियन ने इट्स नॉट सस्टेनेबल. एग्जैक्टली. सो आप अगर दूर दूर तक एग्जाम्पल देखें, जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं उन्होंने कम्युनिटी को कुछ दिया है. उन्होंने एक वैल्यू को फॉलो किया है. रतन टाटा जी, उनके डेथ के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें मुझे पता चली. मैं तब तक इतना डेडिकेटेडली उनको फॉलो नहीं करता था. अब मैं डाई हार्ट हो चुका हूँ उनको फॉलो करने के, उनकी एथिक वैल्यूज को फॉलो करने के लिए. बिकॉज ही बिल्ड हिज लाइफ ऑन द बेस ऑफ एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज. वो नहीं है आपके जीवन में तो नहीं चल पाएगा. इसीलिए तो अमिताभ बच्चन जब कहता है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. बस मीम बन चुका है वो, लेकिन इट्स रियली इम्पोर्टेंट. क्योंकि वही चीज है जो आपको पैसा आने के बाद, सब कुछ, फेम, नेम, सब कुछ आने के बाद एक अलाइंड रखती है लाइफ के साथ. बिल्कुल. और सब कुछ आने के बाद आप है ना एक पॉइंट पे हवा में आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं. और उस फेज से जितना जल्दी हो सके नीचे आ जाना चाहिए. और उसको लाने के लिए आपके जो भी संस्कार रहे, आपके एथिक्स रहे, वो आपको हेल्प करते हैं. वो ग्राउंडेड रखते हैं आपको ग्राउंडेड रखते हैं. ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है. ब्यूटीफुल स्टोरीज. कनाडा में काफी कुछ सीखने को मिला आपको भी. हाँ. आई थिंक यू आर बीइंग अ टोटली डिफरेंट पर्सन. I am. लाइक इतने टाइम में आप पहली बार अब इंडिया जा रहे हो. हाँ. पता लगेगा अभी फैमिली को? पता नहीं लगेगा? पता चलेगा. वो एक्चुअली कॉल्स पे तो वो कहते ही है कि अब सो फर्स्ट कह रहा हूँ वो सरप्राइज है उनके लिए. पॉडकास्ट में उनको देख के पता लगेगा कि मुझे पहले पता था. कि आपको पहले पता था कि मैं वहां जाने वाला हूँ. एग्जैक्टली. नहीं, इट्स अगेन माय अपॉर्चुनिटी दैट इट गॉट स्केड्यूल. इट वाज रिटन कि मैं आपसे मिलूंगा एंड देन ये बातें होगी. वरना कोई ऐसा प्लान नहीं था. मैं प्लान तो 3-4 साल से बना रहा हूँ. लाइक 3 साल 9 महीने एग्जैक्ट हो गए जैसे मैंने आपको कहा. तो मैंने बहुत, मुझे अगर कोई पूछता था कि यानी तैयारी कैसे चली, मैंने बोला 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, बस घर जाने देइए. तो मैं बहुत समय से था, लेकिन ये चीज़ लिखी हुई थी और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी. आई थिंक 24 घंटे या फिर 2 दिन भी नहीं हुए होंगे हमारी ये डिस्कशन हुए कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. राइट है ना. पूरे 2 दिन नहीं हुए. पूरे 2 दिन भी नहीं हुए और हम कर रहे हैं. बिल्कुल. तो लिखा हुआ था ये चीजें. आप प्लान बाद में बनाते हो. थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड. तो वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए. बिल्कुल. व्हाट हैज टू हैपन हैज टू हैपन. हैज टू हैपन. जस्ट एक्सेप्ट एवरी सिंगल डिसीजन फ्रूटलेसली, क्योंकि आप छोड़ दो कि क्या मिलेगा उसके बदले और फिर काम करो, मजा आएगा. और ये मजा ही है मेरे लिए. जस्ट बात ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन शायद बाद में सवाल आप ऐसा कर रहे हैं जो तजुर्बा निकलवा रहे हैं मुझसे आप. और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि तजुर्बा
शेयर करते हुए मुझे लोगों ने कहा है कि यार आपकी इस बात से मुझे ये सीख मिली, और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ मैं फेस करूँ, मैं लोगों के तजुर्बे से सीख सकता हूँ, और मैं खुद ये करता हूँ अपने जीवन में, तो मैं लोगों को भी चाहता हूँ कि यही करें। और रही बात परिवार किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो ऑन द कॉल्स earlier it used to happen like they used to teach multiple things, they used to argue and like share their point of view a lot, but after a while जब 1-2 साल बीत गए, डेफिनेटली अब उन्हें लगा है कि बच्चा बड़ा तो हो ही गया है, सोच भी सही दिशा में रहा है, और अब वो मेरी बात सुनते हैं. सो अर्लियर माई फादर यूज टू बी लाइक कि हाँ भाई मैं आई एम स्टक्ड ऑन दिस पॉइंट, एंड नाउ अगर मेरे भैया को कुछ पॉइंट समझाना होता है और अगर वो मेरे फादर के सामने रखना हो, या मेरी मम्मी का पॉइंट मुझे मेरे फादर के सामने रखना हो, सो आई वेरी पोलाइटली डिस्क्राइब हिम एंड ही अंडरस्टैंड दैट. सो आई थिंक दैट्स अ सो पावर. आप शायद वो मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लेते हो. या और मैच्योरिटी. आई थिंक जो इंडिया में बच्चे रहते हैं वर्सेस जो बच्चे बाहर रहते हैं, सो काफी ज्यादा कल्चरली कनेक्ट हो जाते हैं बाहर वाले बच्चे इंडिया से. राइट, वो इंडिया से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं. लाइक आई वॉन्ट पॉइंट दैट एज इंडिया और इंडिया से बाहर, लाइक एक बच्चा घर में है और शहर छोड़ के भी लाइक बैंगलोर जा रहा है या फिर चेन्नई जा रहा है किसी प्रोजेक्ट से, या मुंबई जा रहा है, वो इंसान भी समझ जाता है कि परिवार की क्या कीमत है. कल्चर, अगर घर में हवन होता था तो उसकी क्या कीमत थी, जो अब मुझे वो हवन नहीं हो रहा है तो वो महसूस हो रही है. बिल्कुल. तो यानी वो वाइब, वो प्रगति, वो ग्रोथ, वो मानसिकता, सारी चीजें बदली. डिफरेंट. सब कुछ अलग हो जाता है. तो Life वो में. घर छोड़ दिया आपने तो शायद आप बहुत कुछ सीख गए. नो डाउट विदेश आके तो आप हद से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन घर छोड़ने के बाद भी आप चीज़ें सीख रहे हैं. तो यानी परिवार को त्यागना सीखिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने परिवार त्यागा है, और इसीलिए सेक्रीफाइस प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल. जब मेरे भाई की शादी मैं नहीं अटेंड कर पाया, तब मुझे लोगों ने यही बोला कि मैंने तो मेरी एंगेजमेंट भी ऑनलाइन की, मैंने सेक्रीफाइस किया. मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि यार मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैंने वो सेक्रीफाइस किया कि वो नहीं जा पाया. मैं बोला कि जब दुनिया में इतने लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मैं कौन सा अलग हूँ, बल्कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं कॉमन लोगों में आ जाऊँगा. तो अलग होने के लिए सेक्रीफाइस करो, सिंपल एज दैट. घर छोड़ना क्या है आपके मुताबिक? घर छोड़ना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना, अपने मोह को त्याग करना. जैसे भगवत गीता के अंदर से सीखा, मोह को त्याग करो तो आपको अपने आप से पहचान मिलेगी. अगर आप घर में हो, आप अपने परिवार के साथ हो, आप खुद के साथ समय नहीं बिता पा रहे हो, मी टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप खुद से बात नहीं कर पा रहे हो, आपकी काबिलियत नहीं पहचान पा रहे हो. आपको पता है कि आप वो ज्वाला हो जिसको चिंगारी नहीं मिली है. वो चिंगारी तब मिलेगी जब आप खुद को समय दोगे, जब आप खुद की स्किल, एक नॉलेज के पीछे लग जाओगे. सो अल्टीमेटली द थिंग इज कि हम बचपन से सोच रहे होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. अब तो समय आ गया है, वेपन के बहाने से हम वो काम नहीं कर रहे हैं, और वेपन क्या है? स्किल. सिंपल एज दैट. तो अब आपको वेपन नहीं मिल रहा है ये मत बोलो, अब आपके पास उम्र है, सही समय है, वेपन आपकी स्किल है, और स्किल नहीं मिल रही है, डेवलप करो, लेकिन हाँ जनरेट करो और लड़ो. जब एंसेस्टर्स हमें ये बोल रहे थे कि ध्यान करना चाहिए, तब हमें शायद वो बात समझ नहीं आई. लेकिन जब एक वेस्टर्नर ने आके ये बोला कि मी टाइम जरूरी है, तो हमें समझ आ गई. बहुत जरूरी है मी टाइम. कई बार कांच के सामने खड़े होके, कई बार क्या, मैं बहुत बार ये करता हूँ, खड़े होके बस बात करता हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये किसका डिसीजन था? तेरा ही था. तूने ही कहा था ना खुद को कि कनाडा जाना है, कर ले. तो अब किया है तो आगे क्या है, तो आगे का जवाब मिल जाता है. और शायद वो आधा घंटा, 1 घंटा खुद के साथ बिताने में ही एक फन है, एक चिंगारी मिलती है ना, तो आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है. तो वो करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए. अभी मैं कनाडा की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है हर तरफ. बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस है. राइट. बच्चों में सैडनेस है, वर्क परमिट होल्डर्स में भी है, जो आने वाले थे उनमें भी, जो आ चुके हैं उनमें भी है, क्योंकि ख्वाब टूट गया है लोगों का. क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? क्या कहना चाहते हैं उनको? कि जो ख्वाब आप जोड़ के आ रहे हो, आप वो ख्वाब को एक रिसर्च के बेसिस पे जोड़ो ना. अगर आपने ख्वाब जोड़ा है कि मैं वहाँ जाके लाखों रुपए कमाऊंगा, तो आप फिर स्टूडेंट के बेसिस पे क्यों आ रहे हो? आप एक एमएनसी में जॉब ले लो और फिर आओ, तो आप लाखों रुपए जोड़ पाओगे जब तक कि आपकी वर्क परमिट है. राइट. अगर आपने ख्वाब जोड़ा है कि मैं एक अच्छी एजुकेशन लूंगा,
तो आप यहाँ पर आके एक डेडिकेशन के साथ स्टडी पे फोकस करो, जिस तरह से आप इंडिया में करते थे। 8 घंटे कई लोग ट्यूशन्स भी जाते थे, मैंने देखा है। 5 घंटे की स्कूल होती थी, इसका मतलब 13 घंटे 14 घंटे वो पढ़ाई के पीछे दे रहे, तो वो चीज़ यहाँ करेंगे तो उनकी उम्मीदें नहीं टूटेगी। तो ये 2 फैक्टर हैं। इन लोगों को मैंने अपसेट नहीं देखा है, बट जो लोग सोच के आए थे कि यार मैं ऐरा गैरा कुछ भी काम कर लूंगा, ऐरा गैरा कोर्स भी ले लूंगा, बस खाली मेरे को विदेश की जिंदगी जीना है, क्योंकि विदेश में तो क्या मौज शौक है, और वहां पर तो गोरे लोगों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, और हे मैन हे ड्यूड ये वाला कल्चर सीख लूंगा, और फिर क्या मेरे इंडियन लोगों को मैं दिखाऊंगा कि हाँ देखो पैसों से मैंने ये खरीदा। पैसों से आप जो वर्क परमिट सोच के या पीआर सोच के आए थे और स्टडी परमिट पे आए थे, हाँ कहने का मतलब एग्जैक्टली कि आप अगर आपने लक्ष्य पीआर रखा था तो पीआर पे फोकस करो, अगर आपने लक्ष्य पैसे रखे थे पैसे पे फोकस करो, लक्ष्य अगर स्टडीज रखी थी तो स्टडीज पे फोकस करो, और अगर आपका लक्ष्य था लाइफस्टाइल तो लाइफस्टाइल को बनाने के लिए जो मेहनत है उस पर फोकस करो। लक्ष्य मत बदलो, क्योंकि आप यहाँ आते हो तो लोगों को देख के लक्ष्य बदलने लगते हो। मैंने ये देखा है, और मैंने ये बहुतों के केस में देखा है, और इस केस में आप पॉजिटिव्स भी देख सकते हैं। लोगों ने देखा कि हाँ अगर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी लोग कमा रहे, लेकिन वो लक्ष्य बदलना सही था उनके लिए। अब लोगों ने ये भी देखा कि यार यहाँ तो फुल सरकार ने फ्रीडम रखी है व्यसन पे भी, तो लोगों ने लक्ष्य बदल लिया कि हाँ मैं ट्राई करूंगा ये गांजा वगैरह, ये नशा ट्राई करूंगा, ये नशा ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब उनको अपनी काबिलियत ट्राई करनी है गलत दिशा में। अब सही गलत की परिभाषा मेरे हिसाब से कुछ और है। सिंपली से कि मैं ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं कैनबिस इशू में, लेकिन कैनबिस लीगल है, कंपल्सरी नहीं है। एग्जैक्टली ये क्यों लोग नहीं समझते। और मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट के तौर पे आया हूँ। मैंने देखा लोग है ना व्यसन में चले जाते हैं और उसे कूल मानते हैं नहीं है कूल, एंड शायद इस चीज़ को समझना बहुत जल्दी ज़रूरी है। और जो इस गलत दिशा में अपना लक्ष्य बदल रहे हैं उनको सोचना ज़रूरी है कि सही दिशा में लक्ष्य बनाओ, क्योंकि जो लक्ष्य है ना वो प्राप्त करोगे तो आप कनाडा में अपसेट नहीं रहोगे, डिप्रेस नहीं रहोगे, और सक्सेस प्राप्त कर लोगे। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, इंडिया में क्यों आप हैप्पी रहते थे और यहाँ क्यों नहीं रह पा रहे हो, आपकी सराउंडिंग्स। अगर आपकी मम्मी आपका ध्यान देते थे, अगर आपके फादर आपकी नर्चरिंग करते थे, अगर आपके भाई बहन आपके साथ मस्ती करते थे, वो सारी चीज़ यहाँ पर दोस्तों में मिल सकती है। मुझे आज तक खराब दोस्त बहुत कम मिले, क्योंकि मुझे वाई फैक्टर से पहचान मिल जाती है और मैं उन्हीं के साथ फिर रहता हूँ। Okay, first of all, for the audience, explain the Y factor. What is Y factor? वाई फैक्टर यह है कि जब मैंने एक पॉइंट रखा, वो सामने वाले का जवाब क्या था उस पॉइंट पे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यानी पूजा पाठ करना चाहिए, बाहर में जाए पूजा पाठ, पार्टी कल्चर इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट माई वाइब। बट इफ आई टॉक अबाउट पूजा पाठ एंड ही सेज या अरे मैं तो फास्ट रखता हूँ और मेरे हिसाब से मंदिर में जाना इज वन ऑफ द थिंग। नाउ अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग स्पिरिचुअलिटी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग एग्जाम्पल कि हाँ कि ये वाई फैक्टर है। नाउ सेकेंड थिंग इज योर ऑरा दैट मैचेस। जब आप किसी से हाथ मिलाते हो ना तो आपके चेहरे पे एक अचानक से मुस्कान आ गई, वो आपका ऑरा डिस्क्राइब कर देते हैं कि हाँ ये सामने वाले इंसान के अंदर कुछ तो था, ये पावर ने मुझे हिट कर दिया। आपको राइट अवे वो फील नहीं होगा, लेकिन ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म जर्नी आपको फील होगा कि हाँ वो इंसान के अंदर कुछ तो बात थी। अब ये हो सकता है कि है ना गलत से गलत वाला भी हो सकता है, अच्छे से अच्छा वाला भी हो सकता है, और आपको ना पता चल जाएगा कि ये मेरा 5 मिनट वाला दोस्त है या 1 घंटे वाला दोस्त है, किसके साथ 5 मिनट बिताना चाहिए, 5 मिनट 1 घंटा 1 साल या 10 साल। एग्जैक्टली। सो अगर ये पता चल गया, आपके अंदर ये फिल्ट्रेशन पावर आ गई, तो आप 5 मिनट वाले को एक पॉइंट पे इग्नोर करना प्रेफर करोगे और उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना प्रेफर करोगे और अपनी सराउंडिंग सुधारना प्रेफर करोगे। अगर आपके पास सभी 10 साल वाली फ्रेंड है कि 10 साल रखना ही है इन्हें, तो शायद आप हैप्पी रहोगे, आपके पास कोई वजह नहीं है सैड रहने की। और शायद मैं इसीलिए खुश रहता हूँ, मैं सारे त्योहार मनाता हूँ यहाँ पर। मैं सारे विदेशी त्योहार भी मना लेता हूँ क्योंकि कंपनी कल्चर इतना है, क्योंकि मैं अडेप्टिविटी पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। उसके अलावा डिप्रेस्ड हूँ, मोटिवेशन चाहिए, तो दोस्त अच्छे बना रखे, उन्हें मैं बस अपनी समस्या बताता हूँ, बस खाली उन्हें कहना पड़ता है कि यार कुछ चल रहा है सुन ले, और फिर उसके बाद वो मुझे समाधान दे देते हैं। तो बस ऑलवेज स्टे इन रिसर्च जोन। आप रिसर्च जोन में रहोगे ना तो आपको ना जवाब मिल जाएगा अपने सवालों के। डिप्रेशन इज जस्ट एन आर्ग्यूमेंट। Do you believe that depression is just an argument? Yes, it's just an argument. हो सकता है कि मैं कभी उस फेज में नहीं गया, या हो सकता है कि मैं जाते जाते बच चुका हूँ,
इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक प्रोडक्टिव इंसान हो, अगर आपका माइंड सेट क्लियर है कि आपको ये करना है, सो डिप्रेशन इज जस्ट एन आर्ग्यूमेंट कि आप लेजी हो रहे हो कि अब बस यार मुझे इस इंसान ने तंग कर दिया है, डिप्रेस हो गया या फिर अपसेट हो गया. अपसेट इज जस्ट इनिशियल फेज, डिप्रेशन इज रियली बिग थिंग, मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपसेट इज वन पार्ट. सैडनेस इज कि यार मेरे प्रोफेसर ने मुझे लेक्चर में ये कह दिया, या उस लड़की ने मुझे ये कह दिया, या उसने छोड़ दिया, या फिर उसके छोड़ने के बाद अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तबाह हो गया. तो आप प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं करो, तो धीरे धीरे एक नेगेटिव आया, एक नेगेटिव आया, एक नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव ने अब आपका माइंड कैप्चर कर लिया है. प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? उसके लिए आपको उन सभी नेगेटिविटी फैक्टर्स को छोड़ देना है और एक पॉजिटिव को पकड़ना है. फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव लिंक होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव लिंक होगा, और इस तरह से आप सारे पॉजिटिव को ला पाएंगे. बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी आ जाती है, आप चाहते नहीं. वो शायद आपको हेल्प करती है एक फेज से निकल के दूसरे फेज में जाने. एग्जैक्टली. बट डिप्रेशन में कोई इंसान कैसे जाता है मुझे नहीं पता, बट अपसेट और अनहैप्पी रहने से बाहर आया जा सकता है, एंड इट्स ऑल अप टू यू. और अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं है, डेफिनेटली द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी. मैं खुद रोज प्रीफर करता हूँ कि 1 घंटा 2 घंटा मैं सोते वक्त पॉडकास्ट सुन के सो, क्योंकि मेरा रात को दिमाग एक्टिव कंडीशन में रहता है. सुबह सुबह इतना एक्टिव नहीं रहता मेरा दिमाग, लोगों का अलग रहता है, सुबह सुबह रहता है, मेरा थोड़ा अलग है. तो रात के समय, और मैं पॉडकास्ट सुन के नींद में नहीं चला जाता, मैं सुन के गहरी डिस्कशन और सोच में चला जाता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली सोने से पहले आपको स्क्रीन टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए. दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड स्लीप. एज वेल एज रात के समय कॉन्टेंट कंज्यूम करता हूँ, तो बेवजह की ओवर थिंकिंग नहीं होती, और एक कुछ अगला स्टेप दिमाग में आ जाता है, और वो मेरी नोट्स में चला जाता है, या फिर कहीं ना कहीं मैं लिख लेता हूँ. बिफोर वी रैप द पॉडकास्ट, यस, कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ मैं. यस यस. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेंट क्रिएशन से एक चीज जो आपने सीखी अब तक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने सीखी है, क्या आप शेयर करना चाहोगे? लोगों को प्यार दो, लोगों को अपनी कहानियां बताओ. लोग है ना चाहते हैं आपको जानना, भले ही आप एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं. और जैसे ही आपका कंटेंट क्रिएशन बढ़ने लगा, आप जब एक नंबर पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपके अंदर गुरूर आ जाता है. गुरूर को त्याग दो. जो लोग आपको प्यार करते हो उन्हें प्यार दो. अगर लोग आपको बाहर मिलते हो, उनके सामने मुस्कुराओ, उनके जीवन में उसकी कमी है, और बदले में आपको वो प्यार देंगे, और वो प्यार आपको आगे बढ़ाएगा. ब्यूटीफुल. आई एम नॉट श्योर कहाँ से आ रही है ये सारी बातें. कनाडा की बेस्ट सिटी. कनाडा की बेस्ट सिटी कौन सी सिटी आपको कनाडा में बेस्ट लगती है? लाइक बायस नहीं होना चाहूँगा, बट मैंने 2 साल मॉन्ट्रियल में गुजारे, एंड आई लव मॉन्ट्रियल. लोगों ने डेफिनेटली कहा है कि मस्ट विजिट अल्बर्टा, वैंकूवर. तो मैं अभी तक कुछ सिटीज़ एक्सप्लोर करने के बाद ही कह रहा हूँ कि मॉन्ट्रियल है, बट डेफिनेटली ये सब को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, अगर वैंकूवर गया, अल्बर्टा गया, शायद मेरा प्यार वो हो जाए. नाइस. लेकिन एज पर नाउ मॉन्ट्रियल. अभी जो अगेन ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन Yes. अभी जो यूएस कनाडा के रिलेशंस चल रहे हैं, और काफी ज्यादा टेंस वो चीज चल रही है कि राइट. पीपल हैव टू गो बैक आउट ऑफ कनाडा. कनाडा 51st स्टेट बन जाएगी यूएस की, या ऐसा कुछ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? So, personally, like, if you ask me this question, I don't give a lot of time behind this particular topic, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर चलो इन वर्स्ट सिचुएशन, मैं कोई भी फैक्टर के 2 पहलू को देखता हूँ, वर्स्ट एंड बेस्ट सिचुएशन. बेस्ट सिचुएशन तो मेरे फेवर में ही जा रही है कि यानी कनाडा में रहूँगा, इनका कल्चर अच्छा है, इनके हिसाब से मैं रह लूँगा, और यानी जस्ट प्रोडक्टिविटी फैक्टर. डेफिनेटली एंड ऑफ माई लाइफ आई सी माई सेल्फ इन इंडिया. दैट इज समथिंग आई एम क्लियर अबाउट, क्योंकि मेरे परिवार वहीं रहना चाहता है और मेरा परिवार वहाँ रहना चाहता है, तो मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता. सो आप कुछ टाइम में you want to go back? That's true. Okay. Like after achieving whatever things I have in my mind, it's not only financial goals, but yes, कुछ है ऐसी चीजें, और वो एक हो गया, फिर डेफिनेटली मैं अपने वतन में जाना चाहूँगा. so far it's not gonna impact me. इसीलिए बेस्ट पार्ट ये था. वर्स्ट पार्ट ये कि अच्छा, अगर यूएस ने
कनाडा के ऊपर कर भी लिया कब्जा कि उसे 51st स्टेट बना दिया और ट्रूडो को गवर्नर का मौका दे दिया। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, बट अगर ये होता भी है तो क्या यूएस अभी के हिसाब से खराब है? नहीं है ना। क्या यूएस में लोग मूव होना नहीं चाहते कनाडा से इवन आफ्टर गेटिंग पीआर एंड सिटीजनशिप? चाहते हैं क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों टेंशन लेना उस चीज के लिए जो चीज का कोई नुकसान ही नहीं है। हो सकता है इमिग्रेशन पाथवे थोड़े क्रिटिकल हो जाए, हो सकता है कि आपको गन लाइसेंस लेके कैरी करके घूमना पड़े, क्राइम रेशियो बढ़ जाए, या फिर किसी फैक्टर में आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ सकता है। लेकिन देखो, इंसान को ज़िंदगी भर सर्वाइव ही करना है, तो सर्वाइवल स्किल तो आपको डेवलप करनी ही है। प्लस प्रोडक्टिविटी अगर आपके अंदर आती है तो आपके पास ये शायद मौके पे चौका लगाने वाला भी मोमेंट हो सकता है। सो फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, फोकस ऑन फाइनेंशियल ग्रोथ कंपैरेटिवली दैन ये जियोपॉलिटिकल पॉइंट। क्योंकि ये सिर्फ एक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन या एक टेक्नोलॉजी या फिर एक पावर है जो ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, इन सभी को बोल रहा है कि यार तू ये कर, इस समय पे ये कर, इस समय पे ये कर। बिकॉज ट्रूडो का आना, देन ये सब चीज़ें होना, एंड देन ट्रम्प का आना, देन ये सारी चीज़ें होना, एंड देन ट्रूडो का रिजाइन करना इज नॉट समथिंग कि यानी ये ऑटोमेटिकली हो गया। कड़ी कहीं ना कहीं तो लिंक है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। एग्जैक्टली कुछ तो हो रहा है और हम बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें नहीं पता चल रहा है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद पता लगेगा कि असल में क्या हो रहा था उस टाइम। एग्जैक्टली हो सकता है, और शायद नहीं भी पता चले क्योंकि सीक्रेट लोग होंगे जो इन सभी के पीछे। हाँ, शायद 50 साल बाद पता लगेगा। एग्जैक्टली जैसे वर्ल्ड वॉर का आज पता लगता है हमें क्या हो रहा था। राइट, तो शायद उस समय पता चल जाए और तब लोग हमारी बातें सुन के बोले कि हाँ, इन लोगों ने बोला था। ये नए सिम्पसन है। क्योंकि देखो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ओपन रखो, किसी बायस्ड चीज पे मत टिके रहो, तो शायद आप आगे बढ़ पाओगे और खुद की प्रगति पे फोकस करो। लोग बोलते हैं लाइक दिस इज समथिंग एट द एंड आई वांट टू शेयर कि करियर में क्या चूज करूं, मैं अपने जीवन में ऐसा तो क्या करूं जिसे मैं अपना करियर बना लूं। देखिए, करियर आपको चूज आप करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन एक पावर है जो आपको चूज करवा देती है, और वो आपका करियर नहीं होता है, वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है। तो अगर कोई एक ग्रेट बैट्समैन है, या फिर एक सिंगर है, एक आर्टिस्ट है, एक म्यूजिशियन है, या फिर एक आप पॉडकास्टर है, एक कोई भी कला में माहिर है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, वो उसका करियर बन चुका है, प्लस दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ फॉर दैट पर्सन। सो ईदर यू फिगर आउट योर पर्पस ऑफ लाइफ और यू फिगर आउट योर करियर वेर यू आर इंटरेस्टेड, तो आप एक सही दिशा में जीवन अंत करेंगे। और यहीं पे भगवत गीता की एंडिंग मुझे आती है कि आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए, आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपको पर्पस पता है, सो यू विल वॉक दैट पाथ, जो आपको रास्ता जाना चाहिए, आप उसी रास्ते पे जाओगे। अगर आपको पर्पस पता है तो। अगर आपको पर्पस नहीं पता तो आप अपने कर्म करोगे, और जो भी शक्ति है, भगवान है या फिर कोई भी एक पावर है, नेचर की पावर है, वो आपको आपका जो पर्पस है उस तरफ ले जाएगी अपने आप। बिल्कुल, या तो आप अपने तरीके से जाओगे या वो लेके जाएगी, बट यू विल गो दैट वे। यू नीड टू बी प्योर सोल। आपको ऐसा इंसान रहना है कि बस कुदरत आपको धक्का मारे, स्टीयरिंग नेचर के हाथ में दे दो। एग्जैक्टली, छोड़ दो, उनके हाथ में दे दो, वो कर लेंगे, बस आप खाली काम करो। लवली पॉडकास्ट, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू हमारे साथ आने के लिए मक टॉक्स में, और बहुत बहुत मजा आया। प्लेजर टॉकिंग टू यू एज वेल, एंड आपसे भी सीखने मिलता है हमेशा मुझे, तो बस आप ऐसे ही हमें सिखाते रहे, क्योंकि लाइफ में हमने भी इतना कुछ खास किया नहीं अभी, तो सभी कुछ करने की और हैं। बिल्कुल, और शायद लास्ट तक कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, लेकिन सब सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, प्रोसेस उसका मजा है। बिल्कुल। अगेन थैंक यू सो मच शिवम भाई, थैंक्स टू यू, लवली हैविंग यू, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड।